कोविड-19 महामारी का प्रकोप भारत समेत पूरा विश्व झेल चुका है। ऐसे में JN.1 नाम का एक नया सब वेरिएंट सामने आया है। हालांकि ये वायरस नया नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक नए रूप में, एक बदलाव के रूप में, एक नए रूप में ये सामने आया है म्यूटेशन के द्वारा, यानी एक नए रूप के द्वारा। अब ऐसे में ये वायरस तो पुराना है, लेकिन एक नई चुनौती के रूप में ये हमारे सामने देखने को मिल रहा है, विशेष रूप से एशियाई देशों में। अब एशियाई देशों में विशेष रूप से अगर हम बात करें तो सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और चीन में इसके बढ़ते मामले भारत में भी चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। तो ऐसे में क्या है ये नया वेरिएंट? इस नए वेरिएंट के बारे में हम मूलभूत जानकारी के साथ साथ देखते हैं वर्तमान स्थिति इसकी क्या है और भारत में कितना चिंताजनक ये हो सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि IAS के इन फोकस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो देखते हैं, JN.1 कोविड का एक नया रूप है। हालांकि इसकी अगर हम बात करें तो इससे विशेष तौर पर जो देश प्रभावित हैं वो हैं सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड। इसकी वजह से ही भारत में भी एक एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि अगर हम बात करें इस वेरिएंट की तो ये कोई नया सब वेरिएंट नहीं है, नया वेरिएंट नहीं है, एक वायरस नया नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही म्यूटेशन अर्थात बदलाव के बाद एक सब वेरिएंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यानी कि पुराना वायरस है, लेकिन एक नई चुनौती के रूप में इन देशों में जब इसकी संख्या बढ़ी है, इससे पीड़ित लोगों की, तो भारत में भी एक स्वाभाविक रूप से इसको लेकर चिंता हो रही है। ओमिक्रॉन BA.2.86 एक पुराना वेरिएंट था, उसी से ये डेवलप हुआ है म्यूटेशन के द्वारा, यानी कि बदलाव के द्वारा। म्यूटेशन का मतलब ही होता है उसके DNA RNA में जब बदलाव होता है, वायरस का DNA और RNA अगर थोड़ा भी बदलाव होता है तो उसकी पूरी संरचना में बदलाव हो जाता है। म्यूटेशन इसी को कहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं JN.1 क्या है। तो एक कोविड-19 वायरस का ही एक नया रूप है। ओमिक्रॉन BA.2.86 नामक पुराने वेरिएंट से ही ये डेवलप हुआ है, जो कि 2023 के अंत में ये वेरिएंट आपके सामने आया था। अब इसमें 30 नए म्यूटेशंस आए, मतलब हम कह सकते हैं कि 30 नए इसमें बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से एक नए रूप में ये सामने देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी खासियत ये है, ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उससे बच निकलने की इसके पास क्षमता है। क्योंकि अगर सिंपल सी भाषा में अगर आप समझें कि कोई व्यक्ति जिसको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र आपने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अगर वो रूप बदल के आ जाए तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति है कौन, तो उसको आप मार नहीं पाएंगे, भले ही आपके पास अस्त्र शस्त्र रखे हों उसको मारने के लिए। तो ऐसी दशा में ये जो बदलाव है इसके अंदर, जो म्यूटेशंस हुए हैं, उसकी वजह से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी जो बनते हैं, जो एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या करता है, वायरस की पहचान करता है और वायरस को पहचान कर उसको नष्ट करता है। तो ऐसी दशा में हमारे जो शरीर के अंदर बनने वाली एंटीबॉडीज है, हमारे शरीर के अंदर बनने वाली जो प्रोटीन है, इस म्यूटेशंस की वजह से इसको पहचान नहीं पाती हैं और इसके अंदर वो क्षमता होती है कि ये इम्यून एवेजन होता है, यानी कि ये वायरस जो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलने की क्षमता इसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसको हम इम्यून एवेजन कहते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को अवॉइड करके ये निकल जाता है। अब ये तेजी से फैलता है, इसकी खास बात होती है कि इसका प्रसार बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसके संक्रमण की दर तो अधिक होती है, लेकिन उतनी मात्रा में ये हानिकारक नहीं होता है। हालांकि जो कमजोर जिनकी इम्यूनिटी होती है, जिनके अंदर एंटीबॉडीज की संख्या कम होती है, उनको ये टारगेट कर सकता है। जैसे वृद्ध लोग हो सकते हैं या किसी विशेष बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको ये टारगेट कर लेता है। WHO ने दिसंबर 2023 में इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, वो किया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कि जिसके प्रसार की दर तो ज्यादा होती है, यानी कि जो फैलेगा तेजी से, लेकिन इसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, यानी जीनोम में जो अनुक्रमण होता है, बदलाव होता है, उसकी वजह से इस पर निगरानी रखने की जरूरत ज्यादा होती है। क्योंकि निगरानी और इसकी ट्रैकिंग की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इसका प्रसार जरूर तेजी से होता है, लेकिन प्रभाव उतना तेज नहीं होता है। तो विशेष रूप से इसके लिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एक शब्द प्रयोग किया जाता है WHO के द्वारा। इसका मतलब ही हुआ कि इसके जीनोम सीक्वेंसिंग और इस पर निगरानी के लिए विशेष जरूरत होती है, इसके अध्ययन के लिए इसके ट्रैकिंग की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब देखिए, इसको SARS-CoV-2 और इसके ढेर सारे वेरिएंट्स की अगर बात करें, जैसे कोविड-19 महामारी जब फैली थी, चीन में इसको सबसे पहले जब रिपोर्ट किया गया, 2019 की ये बात है, तो वहां से फिर इसके ढेर सारे वेरिएंट हमको देखने को मिले। तो कुछ प्रसिद्ध वेरिएंट ऐसे रहे, कुछ प्रसिद्ध उसके रूप ऐसे रहे जो कि काफी चर्चा में रहे। जैसे आपने सुना होगा कि अल्फा इसका वेरिएंट था B.1.1.7, फिर बीटा था, वैसे ही गामा था, वैसे ही डेल्टा था। इसी प्रकार ओमिक्रॉन था
ओमिक्रॉन जो था उसी का एक नया सब वेरिएंट जो है वो JN.1 है, और ये फिलहाल एशियाई देशों में, विशेष तौर पर अगर बात करें तो सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में इसके मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। इसी वजह से इसकी चर्चा काफी बढ़ गई है। अब देखिए, सिंगापुर में अगर बात करें तो उसमें अप्रैल में इससे पीड़ित होने वालों की संख्या जहां 11,000 थी, वहीं में मई में 28% की वृद्धि देखी गई, और यहां तक कि जो अस्पताल में जो लोग भर्ती हो रहे थे उनकी दर जो है 30% थी। चीन में अगर देखें तो परीक्षण कराने वाले लोगों की संख्या एकदम से दोगुनी हो गई। इसी तरह से चीन का जो रोग निवारण केंद्र है, जो वहां का CDC है, वो कहता है कि मौजूदा जो लहर है वो तेज है। हालांकि उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जो बढ़ने की दर है, इस वेरिएंट से प्रभावित होने वाले लोगों की दर है, वो ज्यादा है। तो फिलहाल सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। अब इसके लक्षण क्या है? तो सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, दो कोटि में इसको हम बांट सकते हैं, दो वर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सामान्य लक्षण में देखिए वही सारे लक्षण हैं जो आपने कोविड-19 के समय देखा होगा। गले में खराश लगेगा, बुखार होगा, खांसी होगी। इसके अलावा नाक बहना या बंद होना, उल्टी दस्त जैसी स्थिति आपको प्रतीत होगी। स्वाद या गंध आपका चला जाएगा, किसी चीज को खाने पे स्वाद नहीं मिलेगा, गंध प्रतीत नहीं होगा। आंखों में आपको कंजक्टिवाइटिस की शिकायत हो सकती है, आंखें जैसे कंजक्टिवाइटिस में लाल हो जाती हैं, वो चीज हो सकती है। सिर दर्द जैसी चीजें हो सकती है। तो ये तो सामान्य लक्षण हुए। वहीं पर विशेष, जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा इससे, तो विशेष लक्षण के तौर पर सांस लेने में तकलीफ होगी, तेज थकान लगेगी आपको, और ऑक्सीजन लेवल जो है इसमें गिरने लगेगा। तो ये दो कैटेगरी में इन लक्षणों को बांटा गया है। इन लक्षणों से आप पहले से वाकिफ होंगे। कोविड-19 के समय जो लक्षण थे, लगभग वही लक्षण इसमें भी हैं। अब देखिए, मौजूदा वैक्सीन की प्रभाविता क्या है? हमारे पास जो वर्तमान में वैक्सीन है वो इसमें कितना प्रभावी है, या हमें अब क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? तो देखिए, अगर जो पुरानी वैक्सीन है उससे बने जो एंटीबॉडीज होते हैं, यानी हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो JN.1 को पूरी तरह तो नहीं रोक पाएगी। पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन होती है जो कि वायरस को पहचानती है और उसको नष्ट करती है। तो पुराने वैक्सीन से बने हुए जो एंटीबॉडी हैं, ये पूरी तरह से इसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन भले ही आपको पहले से वैक्सीन लगी है, फिर भी उन्हें भी फिर से संक्रमण हो सकता है। अब ऐसी दशा में यहां पर मोनोवैलेंट बूस्टर वैक्सीन जो है वो थोड़ा कारगर हो सकती है। मोनोवैलेंट बूस्टर वैक्सीन जो है वो क्या है? तो नई अपडेटेड बूस्टर वैक्सीन है। बूस्टर वैक्सीन, आप ध्यान रखें, बूस्टर वैक्सीन का मतलब ही होता है कि जो दोबारा वैक्सीन लगती है। ठीक है, एक वैक्सीन आपको पहले से लगी हुई हो, उसका जब दूसरा डोज लगता है, अतिरिक्त टीका जो लगता है, उसको बूस्टर वैक्सीन कहते हैं। तो ये XBB 1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर वैक्सीन यहां पर कारगर हो सकती है, क्योंकि ये नई है, अपडेटेड वैक्सीन है। अब ओमिक्रॉन के खास रूप XBB 1.5 को टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया था। हालांकि JN.1 थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी इसमें ये असरदार है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में हमारे, ये वैक्सीन जब हमारे शरीर में जाती है तो जो एंटीबॉडीज की संख्या है, उनकी काउंटिंग को उनकी संख्या को बढ़ा देती है। और इसको रोकने का सबसे कारगर तरीका यही है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, हम इस वेरिएंट को रोकने में उतने ही कारगर होंगे। तो फिलहाल अगर भारत में बात करें तो कोवैक्स XBB 1.5 बूस्टर इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो कि उपलब्ध है, जो इसको XBB 1.5 को टारगेट करती है। JN.1 जो है इसी का वंशज है, इसलिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर यह कारगर हो सकता है। हालांकि इसके कारगर होने की जो दर है वो 19 से 49% तक है। इसको किसने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई गई है, और 19% से लेकर 49% तक ये असर दिखाती है अपने, यानी कि 100 लोगों में से 19 से 49 लोगों को अगर इस बूस्टर डोज को लगवाया जाएगा तो ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब भारत के लिए कितना खतरा है? तो भारत के लिए अगर आप देखें तो भारत के लिए फिलहाल तो उतना खतरा यहां दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत में जो केसेस हैं इनकी संख्या अगर आप देखें तो 93 सक्रिय मामले देखे गए हैं 19 मई 2025 को। हालांकि मुंबई में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं, लेकिन अगर आस पड़ोस की स्थिति आप देखें तो पड़ोसी देशों में मामलों में चूंकि बढ़ोतरी देखी गई है, इसलिए भारत में भी इसके लिए एहतियात के तौर पर यहां पर थोड़ा सा स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए बूस्टर वैक्सीन जो है उसको लेने की सलाह स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। वैसे में हमें क्या करना चाहिए? तो बूस्टर डोज हमें लेना चाहिए, और खासकर जो कोवैक्स है उसको आप ले सकते हैं। तो यहां पर 19 से 49% तक ये कारगर भी है। इसके अलावा आप वही सावधानियां यहां बरतेंगे जो कोविड-19 के समय आप बरत रहे थे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको मास्क पहन के जाना होगा। अगर लक्षण दिखें तो टेस्ट कराएं और आइसोलेट रहें। इसके अलावा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत गहरा नहीं है। हालांकि बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए,
यहाँ पर अगर बात करें कि भारत में कोविड-19 के सफर के बारे में अगर बात करें तो आपको याद होगा कि भारत में जनवरी 2020 में पहला मामला आया, उसके बाद मार्च में यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई। उसके बाद 17 सितंबर 2020 को ये मामला पीक पर चला जाता है। फिर दूसरी लहर आती है 21 में, मार्च से मई तक वो रहती है। फिर तीसरी लहर आती है दिसंबर फरवरी 2022 तक रहती है, दिसंबर 21 से 2022 तक। तो भारत में आप देखेंगे ये लहरें 3 आई, जिसका प्रभाव व्यापक रहा। अगर पहली लहर की बात करें तो 20 जनवरी 2020 फरवरी 2021 तक का मामला था। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये मामला आया था इसमें देशव्यापी लॉकडाउन भी लगाया गया था और लगभग 1.08 करोड़ मामले आए, जिसमें अच्छी खासी मृत्यु भी लोगों की हुई थी, काफी लोग प्रभावित हुए थे। सबसे ज्यादा दैनिक मामले 17 सितंबर 2020 को देखे गए, जब एक दिन में 98,000 लोग इससे पीड़ित हुए। वहीं दूसरी लहर की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि डेल्टा वेरिएंट ने काफी भारी तबाही मचाई थी और अप्रैल मई 2021 में सबसे ज्यादा घातक रहा। यहां पर जो आंकड़ा और बढ़ा थोड़ा सा। और तीसरी लहर की बात करें तो दिसंबर 21 में फरवरी 2022 तक ये चली। ओमिक्रॉन वेरिएंट यहां पर प्रभावी रहा था, इसकी वजह से मामले कुछ बढ़े। हालांकि मृत्यु दर तीसरे वेरिएंट में कम रही। इसका कारण ये माना जाता है कि तब तक हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो बढ़ चुकी थी और खास करके जो वैक्सीनेशन की दर थी वो ज्यादा होने की वजह से लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो गया था। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बूस्टर डोज अगर आप लेंगे तो इसमें आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, आपके शरीर की वो प्रोटीन जो आपकी रक्षा करेगी, वो आपकी सुरक्षा के लिए कवच के रूप में काम करेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जयपुर में दिनांक 9 जून को शाम 5 बजे से और करोल बाग में हिंदी माध्यम का जो बैच है 30 मई सुबह 8 बजे से ISGS फाउंडेशन का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। और इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो 87501 वो नंबर है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अंत में एक सवाल आपके लिए जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इसका जवाब देने की। सवाल है कि JN.1 वेरिएंट किस वेरिएंट की उप श्रेणी में यानी सब लीनेज है? तो विकल्प आपके सामने है, डेल्टा, अल्फा, ओमिक्रॉन या XBB 1.5। तो उम्मीद है इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।